Nigerians. वेलकम टू एसजेड अकेडमी, अवर चैनल एसजेड अकेडमी। माई सेल्फ दीपक कुमार सिंह। मैं आपको हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा रहे थे। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ, हड़प्पा सभ्यता के जो साइट्स हैं वो किस नदी के किनारे स्थित हैं, किसने खोज किया था, कहाँ से क्या साक्ष्य मिला, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तर की साइड कौन सी है, दक्षिण की साइड कौन सी है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। नगर की स्थिति क्या थी, ठीक है। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी दोस्तों? तो सिंधु घाटी शहरी सभ्यता थी। पहला क्वेश्चन बन गया किसी भी एग्जाम के लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, शहरी या ग्रामीण, ये ऐसे करके ऑप्शन देगा। तो आप लोग को ये जानना है कि यह नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। इस समय सभ्यता के जो भी संपूर्ण नगर होते थे वो समान भूमि से ऊंचे मिट्टी भराई करके टीले पर बसाए गए थे। टीले पे इसलिए बसाए गए थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो शांति पे विश्वास करते थे, युद्ध में विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ युद्ध का साक्ष्य भी, युद्ध का कोई भी औजार प्राप्त नहीं हुआ है, केवल मोहनजोदड़ो से तलवार प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये लोग शांति प्रिय थे, ये लोग युद्ध करना नहीं जानते थे। इन्होंने टीले को इसलिए बसाए थे ऊपर दोस्तों क्योंकि हिंसक जंतुओं से बचे और कोई विदेशी बाह्य आक्रमण से ये बच सकें, इसीलिए ये टीले को क्या करते थे, समान भूमि से ऊंचे पे बनाते थे, ठीक है। उसके बाद सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण नगर दो टीलों में बटे हुए थे दोस्तों। पहला नाम है अपर टाउन, ठीक है, और दूसरा लोअर टाउन। ये अपर टाउन जो होता था पश्चिम में होता था और लोअर टाउन जो होता था पूर्व में होता था। अपर टाउन होता था जो उसमें उच्च वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है, और लोअर टाउन में निम्न वर्ग के श्रमिक, मजदूर और आम जनता रहती थी। अपर टाउन के घर जो होते थे ईंट के बने होते थे, इनका क्षेत्रफल कम होता था, जबकि लोअर टाउन का घर कच्चे ईंटों के बना होता था और यहाँ पे श्रमिक, आम जनता जहाँ मिलेगा वहीं जनसंख्या ज़्यादा होगा, तो लोअर टाउन में जनसंख्या ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये उच्च वर्ग के लोग अपर टाउन में और लोअर टाउन में श्रमिक, आम जनता होते थे। पर एक अपवाद है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में एक ऐसा भी नगर है जो कि 3 टीलों में बटा हुआ है। कितने भागों टीलों में बटा हुआ है? 3 टीलों में बटा हुआ है। पहला है अपर टाउन, मिडल टाउन और लोअर टाउन। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा शहर है जो कि 3 टीलों में बटा हुआ है? तो धौलावीरा 3 टीलों में बटा हुआ है। क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे। कहां से आएंगे? क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे। ये तो आपको समझाने के लिए हम क्लास लेके आए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। उसके बाद जब आप पढ़िएगा बुक से तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपकी तैयारी बीपीएससी लेवल की हो जाएगी। इसीलिए हम नगर नियोजन, धार्मिक, आर्थिक स्थिति को लेके आए हैं, नहीं तो जो साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं उसके बारे में बता के हम ख़त्म कर देते। पर आपके लिए हम पूरे मटेरियल लेके आ रहे हैं। अब आया सिंधु घाटी सभ्यता के जो सड़क थे सीधी होती थी तथा एक दूसरे को समकोण करती थी, ठीक है। यही एक ऐसी सभ्यता थी जो कि नियोजित तरीके से बसाई गई थी। इस समय में मिस्र की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। उन सभ्यताओं में घर सुनियोजित तरीके से नहीं बसाए जाते थे, पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान और सब हैं वो सुनियोजित तरीके से ही बसाए गए थे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य सड़क का लंबाई होता है 10.5 मीटर। आज भी उतने लंबे चौड़े रोड हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी थे। उसके बाद सहायक सड़कें जो होती थी वो 3.5 मीटर चौड़ी थी तथा गलियों की जो सड़कें थी
वो 1.5 मीटर लंबी थी। अब 1.5 मीटर के बारे में कहाँ से हमको प्राप्त हुआ? तो हमको नोट बनावली से 1.2 मीटर चौड़ी गाड़ियों के निशान मिला है, जिसे हमको पता चला कि गलियां 1.5 मीटर चौड़ी भी होती थी। ठीक है। अब इसमें ईंट के प्रकार, आज जितने प्रकार के ईंट होंगे उस समय भी बहुत वैरायटी के ईंट मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ही वैरायटी तरीके के ईंट मिले हैं। ईंट कैसे होते थे? तो छोटे, बड़े और मंझले। ठीक है। पर सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय जो ईंट था मंझले आकार का ईंट था। ठीक है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4:2:1 में होती थी। तो ये आपको याद कर लेना है कि सर्वाधिक लोकप्रिय ईंट कौन थी? तो मंझले आकार की थी। ठीक है। उसके बाद इस समय ईंट के प्रकार भी बहुत थे, जैसे अलंकृत ईंट। ठीक है। प्लेन ईंट, आजकल जो प्लेन ईंट यूज होता है वो प्लेन ईंट भी था। फन्नीदार ईंट भी होते थे, एल प्रकार के भी ईंट होते थे और अर्धवृत्ताकार प्रकार के भी हमको ईंट मिलते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। अब नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर ग्रिड पद्धति पे बनाए जाते थे और घरों को सीधा करने के लिए साहुल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिस्त्री आजकल साहुल का प्रयोग करता था, उस समय भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो कारीगर थे साहुल का प्रयोग करते थे। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कहाँ से बिल्ली एवं कुत्तों के पंजों का निशान मिला है? इस साक्ष्य मिलने से यह ज्ञात होता है कि उस समय कच्चे ईंटों को पक्के ईंटों में परिवर्तित किया जाता था। वहीं साक्ष्य हमको मिलता है चनहुदड़ों से ईंट पर बिल्ली एवं कुत्तों के पंजों के निशान मिला है, जिससे साबित होता है कि उस समय कच्चे ईंटों को भी पकाया जाता था। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट की हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्कृष्ट व्यवस्था क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्कृष्ट व्यवस्था नाली प्रणाली थी। पूरे विश्व में जितनी भी सभ्यताएं थी उसमें सबसे उत्कृष्ट व्यवस्था जो होती थी नाली प्रणाली की, वो हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। साफ सफाई पे ये लोग ज्यादा ध्यान देते थे। आज भी उतना साफ सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं जितना उस समय के लोग साफ सफाई पे ध्यान देते थे। ठीक है। तो नाली प्रणाली थी। सभी नालियां अंडरग्राउंड होती थी और उसके अंदर मेन होल्स लगे होते थे। मेन होल्स क्यों लगे होते हैं दोस्तों? आज भी मेन होल्स लगा होता है। क्यों? नालियों को साफ करने के लिए। और यहाँ की जो नालियां होती थी शहर होते हुए बाहर निकल जाती थी, इसीलिए यह बहुत साफ और सुथरी सभ्यता थी। ठीक है। और इसके बाद नाली सफाई का सच कैसे पता चला कि अंडरग्राउंड नालियां होती थी? तो ये हमको नाली सफाई का सच मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ये क्वेश्चन आपको भी आएगा, नाली सफाई का सच सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है। अब दोस्तों हम धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी किसकी पूजा किया करते थे। ठीक है। तो इस सभ्यता के लोग क्या थे? मूर्ति पशु पूजक थे। ठीक है। और ये प्राकृतिक चीजों की उपासना करते थे। इस समय मूर्तियां हमको प्राप्त हुई है पर मंदिर नहीं बना था। मंदिर कब से बनना शुरू हुआ? तो जब गुप्त काल के बारे में बताएंगे, मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में सबसे पहले मंदिर बनता है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर बनता है, पहला मंदिर होता है। ठीक है। यहाँ मूर्ति पूजक तो थे पर मंदिर में नहीं। ठीक है। प्राकृतिक चीजों की उपासना करते थे, जैसे मातृदेवी की पूजा, पशुपति देव की पूजा इत्यादि किया करते थे, पर मंदिर का साक्ष्य यहाँ नहीं प्राप्त होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख देवी मातृदेवी थी, जिनको उत्पादकता की देवी कहा जाता था। किसकी देवी कहा जाता था? तो उत्पादकता की देवी। ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख देवी थी। और प्रमुख देव थे पशुपति देव, पशुओं के रक्षक, जो आज के
जो शंकर भगवान हैं मतलब शिव हैं, वो इस समय सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, पशुओं के रक्षक के रूप में। इसीलिए शैव धर्म जो है बहुत पुराना धर्म है। ठीक है, भागवत धर्म से भी, वैष्णव धर्म से भी पुराना धर्म है शैव धर्म। ठीक है, तो पशुपति देव जो थे पशुओं के रक्षक थे। इनका मोहर हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये पूछता है कि मोहनजोदड़ो से पशुपति देव का मोहर कहाँ से प्राप्त होता है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। और पूछ देता है पशुपति देव के मोहर पे कितने जानवर मिलते हैं, तो पशुपति देव के मोहर पे एलिफेंट, टाइगर, राइनोसेरस, बुफेलो और डियर, यहाँ नीचे 2 डियर मिले हैं, हिरन मिले हैं। तो कुल मिला के 5 जंतु पशुपति देव के मुहर पे हमको प्राप्त हुए। ठीक है, इसलिए कि हिरन यहाँ पे 2 है पर 1 काउंट किया जाएगा। 5 पशुपति के मुहर, ये एग्जाम में आपको पूछ देगा कि जो मोहनजोदड़ो से पशुपति की मुहर मिली है उस पे कितने जानवरों का अंकन है, कितने जानवर हैं, तो 5 जानवर हैं। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुबड़ वाले बैल का पूजा किया करते थे। एक श्रृंगी पशु जो कि काल्पनिक पशु था। ठीक है, ये पशु नहीं था, एक काल्पनिक बनाया गया पशु था जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है यूनिकॉर्न। क्या बोला जाता है? यूनिकॉर्न। तो दोस्तों आप जानते हो कि जब बहुत लोग बोलते हैं कि कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित नहीं थे। तो जब गाय नहीं था तो कुबड़ वाला बैल कहाँ से था? इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुबड़ वाले बैल से परिचित थे, गाय से परिचित थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक जानवर से परिचित नहीं थे, तो वो था शेर से परिचित नहीं थे। और बाकी सब, घोड़े का भी अवशेष मिला है सुरकोटदा से, पर वो कोई बाहर से आया हुआ घोड़ा था। ठीक है, और इसकी मृत्यु यहाँ पे हो जाती है, इसलिए घोड़े का भी साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, कुबड़ वाले बैल तथा एक श्रृंगी पशु का सर्वाधिक पूजा करते थे। इसके अलावा ये लोग जल पूजा किए करते थे। जल पूजा का साक्ष्य हमको मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार मिला है, जिससे हमको पता चला कि वो धार्मिक कामों के समय में, धार्मिक त्योहारों के समय में उस महा स्नानागार का प्रयोग करते थे। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जल की भी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा में नीम की पूजा ये लोग करते थे, नीम, पीपल इत्यादि की पूजा करते थे। उसके बाद स्वास्तिक पूजा हो गया। ये स्वास्तिक किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है, ये स्वास्तिक पूजा का प्रतीक जो है, सूर्य का प्रतीक, ये स्वास्तिक है। ठीक है, तो अब नोट में सिंधु घाटी सभ्यता की समस्त देवी देवताओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन देवी थी? तो मातृ देवी थी। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की समस्त देवी देवताओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध देवी कौन थी? तो मातृ देवी थी। ठीक है, इस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मृत्यु संस्कारों, उपरांत संस्कारों से भी परिचित थे, जैसे पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान में क्या किया जाता था कि किसी ताबूत में बंद करके उसको कब्र में दफना दिया जाता था, तो इसको बोला जाता है पूर्ण समाधान। आंशिक समाधान उसको बोला जाता है कि जंगल में लाश को छोड़ देना और जब जीव जंतु उसको खा लेते थे और जो बचा होता था, जो अवशेष बचा होता था, वो भूमि में गाड़ दिया जाता था, उसी को बोला जाता है आंशिक समाधान बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद दाह संस्कार, जैसे जला देना, किसी बॉडी को जला देना, वो दाह संस्कार के अंतर्गत आता है। पर अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन प्रचलित था, तो तीनों में सबसे ज्यादा प्रचलित पूर्ण समाधान प्रणाली परिचित था। तो आपको बता दिए पूर्ण समाधान, ठीक है, आंशिक समाधान और दाह संस्कार, इन तीनों से परिचित थे और सर्वाधिक पूर्ण समाधान का ही प्रयोग होता था।
उसके बाद एक पूछ देगा युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, क्वेश्चन द VVI। युगल समाधान का साक्ष्य लोथल से और कालीबंगा से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सामाजिक स्थिति पे। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज की स्थिति कैसी थी, खान पीन मनोरंजन के साधन क्या थे, वस्त्र आभूषण क्या थे, किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन कौन से वस्त्र पहना करते थे, इसके बारे में हम आपको अब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जो थी मातृ प्रधान सभ्यता थी। उसके बाद जो वैदिक सभ्यता आएगा वो पितृ प्रधान सभ्यता हो जाएगा। तो याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, तो मातृ प्रधान समाज थी। ये आपको याद करना है, ये भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा, PCS एग्जाम में आपको आ जाएगा। ये एकल परिवार पे विश्वास करते थे, ज्यादा बड़ा परिवार इनका नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद इस काल में समाज वर्ग व्यवस्था पर आधारित थी, वर्ग पे आधारित थे। ठीक है, इस समय कर्म आधारित वर्ण नहीं था, जन्म आधारित वर्ण नहीं था। जैसे आपको कर्म आधारित वर्ण था जब हम पढ़ाएंगे वैदिक सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में कर्म आधारित था, और उसके बाद कर्म आधारित होने के बाद ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जाते जाते ये किस पे हो जाता है, वर्ण व्यवस्था पर, जन्म आधारित हो जाता है। ठीक है, तो इस समय वर्ण व्यवस्था पर आधारित नहीं था, ये कर्म व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, तो इस समय विद्वान वर्ग होते थे, विद्वान वर्ग के अंतर्गत पुरोहित आते थे। ठीक है, शिक्षक आते थे, वैद्य और ज्योतिषी किसके अंतर्गत आते थे, तो विद्वान वर्ग के अंतर्गत आते थे। दूसरा वर्ग था योद्धा। ठीक है, योद्धा वर्ग होता था। तीसरा व्यापारी एवं शिल्प वर्ग होते थे, और चौथा श्रमिक वर्ग मजदूर होते थे। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का भोजन ये लोग के कौन सा करते थे, तो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन किया करते थे। ठीक है, मांसाहारी में मछली चावल सर्वाधिक प्रिय इनका भोजन था, तथा शाकाहारी में धान गेहूं जौ मटर और चना इत्यादि का प्रयोग शाकाहारी भोजन बनाने में करते थे। ठीक है, अब आता है कि इस सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, किस चीज से परिचित नहीं थे, तो नोट में हड़प्पा सभ्यता के लोग चाय गन्ना आलू और हरी सब्जी को छोड़कर सभी वस्तुओं से परिचित थे। ठीक है, तो चाय गन्ना आपको पता होगा, गन्ना पुर्तगालियों का देन है, आलू भी पुर्तगालियों का देन है, चाय ब्रिटेन का देन है, हरी सब्जी भारत में बाद में मिला। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वस्त्र आभूषण में क्या पहनते थे, तो सूती एवं ऊनी तथा ठंडों में शाल का प्रयोग करते थे। लड़कियां स्कर्ट नुमा वस्त्र भी धारण करती थी, पहनती थी, तथा आभूषण के रूप में सोने चांदी कांसे का प्रयोग ये लोग आभूषण के रूप में करते थे। ठीक है, उसके बाद हम बताए थे मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है चंद्रदुड़ो से। ठीक है, तो मनका का भी प्रयोग आभूषण बनाने में होता था। स्त्री और पुरुष दोनों श्रृंगार प्रसाधन करते थे, यानी अपने को खूबसूरत दिखाने के लिए ये लोग उस समय में श्रृंगार प्रसाधन करते थे। जैसे लिपस्टिक का प्रयोग भी मिलता है, काजल पाउडर का सफेद पाउडर आपको हड़प्पा से मिलता है, काजल की डिबिया मिलती है। तो उस समय सभ्यता समझ लो कि कितनी विकसित है आज की सभ्यता के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो अब नोट में आ जाएगा कालीबंगा से चूड़ी का कारखाना प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से चूड़ी का कारखाना और श्रृंगार प्रसाधन का कारखाना चनहुदड़ो से हमको प्राप्त हुआ। चनहुदड़ो दोस्तों कहाँ है, तो चनहुदड़ो पाकिस्तान में है, चनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। मनोरंजन के रूप में क्या क्या इन लोगों का आता था मनोरंजन में, तो पहला जल विहार। ठीक है, पशु लड़ाई मुर्गों की लड़ाई किया करते थे,
नृत्य भी करते थे, रंगमंच, ठीक है, नाटक, ये लोग मनोरंजन के माध्यम को अपनाते थे। उसके बाद किस किस वाद्य यंत्र से ये परिचित थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ढोल, तुरही, बीड़ा से परिचित थे। आपको पता होगा कि सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है कौन सा है? तो बीड़ा है, ठीक है। उसके बाद इस समय के लोग, पुरुष जो होते थे, फ्रेंच कट, वर्गाकार, सफा चट, दाढ़ियां रखा करते थे। जो आजकल के मनुष्य रखते हैं, वो जब चल रहा था 2500 से 1750 बीसी चलता था, उस समय के लोग फ्रेंच कट, वर्गा कट, सफा चट, दाढ़ियां रखा करते थे। समझ लीजिए कि यह सभ्यता कितनी विकसित थी, ठीक है। इसकी बनावट जो होती थी, किससे की होती थी? तो उस्तुरा से होता था, जिसका साक्ष्य हमको कालीबंगा से प्राप्त होता है। तो अब हम पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति के बारे में, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन करते थे। पशुपालन में क्या करते थे? भेड़, बकरी, बैल, गाय, भैंस इत्यादि पशु पालते थे, ठीक है। और पहले आदमी को कंफ्यूजन हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे, तो परिचित थे, जब गाय था तभी बैल आया, ये आप ध्यान में रखिएगा। प्रथम पालतू पशु कौन था? तो कुत्ता था, ठीक है। इस सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े एवं शेर से परिचित नहीं थे, ठीक है। उसके बाद कृषि के बारे में आइए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, राई, सरसों, तिल, कपास एवं मटर, ये 9 फसलों का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, ठीक है। उसके बाद यह पहली सभ्यता थी जिसने कपास का उत्पादन करना प्रथम बार सीखा। कपास का उत्पादन प्रथम बार करना सीखा कौन? तो यही सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इसे यूनानी लोग सिंडन कहते थे। कपास को क्या बोलते थे? सिंडन बोलते थे, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है साक्ष्य। खेत जोतने का साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त होता है? तो खेत जोतने का साक्ष्य हमको कालीबंगा से प्राप्त होता है, ठीक है। बनावली से हल का मॉडल प्राप्त होता है। बनावली से क्या प्राप्त होता है? हल का मॉडल प्राप्त होता है। तथा रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त होती है, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे, ठीक है। उसके बाद एक हो गया कोल्डिवा से चावल का दाना प्राप्त हुआ है, ठीक है। वो आपको हम बता चुके हैं पसाड़ काल के समय में, ठीक है। उसके बाद शिल्प उद्योग के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मृदभांड, बर्तन उद्योग बनाना जानते थे, जिसे बोला जाता है बियर, डाब्लू, ब्लैक शीप एंड रेड वेयर। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ब्लैक शीप एंड रेड वेयर किस सभ्यता से संबंधित था? तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था। तो ये आपको याद रखना है, BRW, ठीक है। उसके बाद मनका उद्योग के बारे में हमको पता चला है। लोथल और चंद्रों से मनका उद्योग का कारखाना हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तथा हड़प्पा सभ्यता के लोग ताम्र, टीन, कांसा, सोना इत्यादि से परिचित थे, पर वो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे को छोड़कर सभी अन्य धातुओं से ये लोग परिचित है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो व्यापार के बारे में हम बताएंगे। व्यापार में बाह्य व्यापार और आंतरिक व्यापार होता था, ठीक है। बाह्य व्यापार में पश्चिमी सभ्यता से लोग व्यापार करते थे, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता से व्यापार किया जाता था, ठीक है। और हड़प्पा के सभ्यता के लोग आयात कहाँ से करते थे? वो सोना, कोलार जो कि कर्नाटक में है, वहाँ से हमको सोना प्राप्त करते थे। चांदी ईरान से मंगाते थे। टीन अफगानिस्तान से आयात करते थे। लाल रंग होर्मुज तट
जो कि ओमान का तट है होर्मुज, वहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ है, लाल रंग। तथा तांबा राजस्थान खेतड़ी, जिसको क्षेत्री भी बोला जाता है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आ गया सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पिक्टोग्राफी थी, यानी भाव चित्रात्मक थी, जिसमें चित्र का प्रयोग किया गया है, जिसमें मछली और यू का आकार का प्रयोग ज़्यादा, सिंबल का प्रयोग ज़्यादा बार किया गया है। किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में। अब आइए राजनीतिक में, इसकी जानकारियाँ सीमित रूप से प्राप्त होती है, क्योंकि ये साहित्यिक स्रोत के द्वारा हमको हड़प्पा सभ्यता की जानकारी नहीं प्राप्ति होती है। हम पुरातात्विक साक्ष्य से, मृदभांड, सिक्के इत्यादि से हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता करते हैं। तो यहाँ पे जो राजनीतिक स्थिति है वो जिसकी जानकारी हमको सीमित रूप से प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद नोट में यहाँ से एक मुकुट जो कि कुड़ाल से प्राप्त हुआ है और तलवार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पर ये प्राप्त हुआ है, ये धार्मिक समय में इसका लोग उपयोग करते होंगे, यानी ये लोग शांति पे विश्वास करते थे, युद्ध करने पे विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए ये साक्ष्य मिला है। तो ये धार्मिक कामों के समय में किया गया होगा। अब आता है सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। तो इसको बाढ़ बताए हैं। बाढ़ किसने बताए हैं, तो मार्शल मैके और एस.आर. राव ने बताया कि भोगवा नदी में बाढ़ आने के कारण यह सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन होने के कारण यहाँ बरसात अच्छी तरीके से नहीं होती थी, जिसके कारण यह सभ्यता का पतन हो गया। ये कौन बोला है जलवायु परिवर्तन के कारण सभ्यता का पतन हुआ, तो ओरेल स्टाइन और अमलानंद घोष। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक स्थिति में धीरे धीरे कमी होती गई, जिससे लोग मनमाने ढंग से काम करने लगे और ये सभ्यता का विनाश हो गया, जिसको मार्शल महोदय ने बताया है प्रशासनिक शिथिलता के बारे में। उसके बाद आता है विदेशी व्यापार में गतिरोध, यानी विदेशी व्यापार धीरे धीरे क्षीण होने लगी। ये लोग व्यापार धीरे धीरे कम करने लगे, अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो गए। ठीक है, उसके कारण धीरे धीरे व्यापार होने लगा और धीरे धीरे यह सभ्यता पतन की ओर अग्रसर हो गई। तो कौन बोला है, अल्ब्राइट और फेयर सर्विस ने बोले हैं विदेशी व्यापार में गतिरोध के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। उसके बाद आता है ब्राह्य आक्रमण, जिसको गार्डन और चाइल्ड, पिगट और व्हीलर महोदय ने बताया है। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि आर्यों के आक्रमण के द्वारा इस सभ्यता का पतन हो गया, जिसमें इंद्र को पुरंदर बोला गया है, किलों को जीतने वाला, तथा उन्हीं द्वारा इस सभ्यता पर आक्रमण होता है और इस सभ्यता का पतन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है महामारी। महामारी के कारण, महामारी कौन बोले, कनेडी महोदय ने बोले। स्वास्थ्य पे फिर अंत में सिंधु घाटी सभ्यता का जब अंत हो रहा था तो वो स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण महामारी हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। पर इसमें सबसे ज़्यादा मान्य है बाढ़। क्या आता है, सिंधु नदी में बाढ़ आता है, जिससे लोग इस सभ्यता को छोड़ के, इस शहर को छोड़ के ये आकर गंगा घाटी क्षेत्र में आकर बस गए और धीरे धीरे यहीं लोग गांवों में आकर ग्रामीण सभ्यता में। तो दोस्तों, ये आपका सिंधु हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ और नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक कल्चर के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं, और क्वेश्चन भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जिसका हम उत्तर आपको बताएंगे। और आप लोग मज़े से रहिए, अच्छा से पढ़िए। धन्यवाद, थैंक यू।